नमस्ते साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के वीडियो का विषय है क्यों आवश्यकता हुई RKSMB के ऐप की। परंतु साथियों, पहले जानिए क्या कहती है NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भारत की नई शिक्षा नीति 2020। विस्तार से बातें करेंगे इस पर हम, ताकि हमारे ये चीज़ समझ में आ जाए कि जितने भी प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं वो क्यों किए जा रहे हैं, शिक्षा के नवाचार क्यों आ रहे हैं, इस पर हमें कितना काम करने की आवश्यकता है। साथियों, जब तक हम NEP 2020 का वास्तविक अर्थ और भावार्थ नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें शिक्षा विभाग का कोई सा भी नवाचार थोड़ा कठिन सा अथवा समझ से अनजान नजर आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों, NEP 2020 का पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। NEP 2020 साथियों 21वीं सदी की पहली नई शिक्षा नीति है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये 21वीं सदी की पहली नई शिक्षा नीति है। सन 1986 के 34 साल बाद, साथियों सन 1986 के 34 साल बाद नई शिक्षा नीति NEP 2020 आई। और NEP 2020 के पहले हम 10+2 की शिक्षा पर पढ़ते आए, तो आइए जाने NEP 2020 क्या कहती है। साथियों, NEP 2020 राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के फाइनल ड्राफ्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। आप समझ गए होंगे साथियों कि एक ऐसी शिक्षा नीति आए भारत के लिए कि सभी को समान रूप से अवसर मिले। तो ये कहा गया है भारत की नई शिक्षा नीति NEP 2020 में कि फाइनल ड्राफ्ट में ये कहा गया है कि भारत के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। और शिक्षा ही मानव जीवन के विकास की पहली सीढ़ी है। ये साथियों आपके समझ में आ गया होगा कि नई शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है। शिक्षा नीति 1986 में हम 10+2 पढ़ते आए, जहां पर हम और आप सीधे ही कक्षा 1 में प्रवेश लेकर कक्षा 10वीं तक मुख्य विषय पढ़ते आए, जहां गतिविधि शिक्षण को कोई जगह नहीं थी, सिर्फ रटन विद्या थी। और हमसे कहा जाता था कि ये प्रश्न आपको याद करके लाना है, क्लास में पाठ पढ़ा दिया जाता था, यानी कि वहाँ गतिविधि को कोई स्थान नहीं था। NEP 2020 में शिक्षा का फॉर्मूला 10+2 के स्थान पर साथियों इस प्रकार से आया। ये आप देखिए, 10+2 के स्थान पर नई शिक्षा नीति का जो फार्मूला है वो ये है साथियों, 5+3+3+4। ये शिक्षा का स्वरूप है। पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये 5+3+4 क्या है। साथियों, बालक की 3 वर्ष की उम्र के बाद, पहले 5 वर्ष आंगनबाड़ी में इस प्रकार बिताएगा कि 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, यानी कि 3 वर्ष वे बाल वाटिका आंगनबाड़ी में रहेगा। उसके बाद 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा। इस प्रकार उसकी 3 वर्ष के बाद ये 5 वर्ष इस प्रकार बीतेंगे। फिर उसके बाद उसके 3 वर्ष जो हैं वो कक्षा 3, 4, 5 में रहकर वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेगा। 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। 7 से 8, 6 पहले 3 से 4,
4 से 5 और 5 से 6 आंगनवाड़ी बाल वाटिका में शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके बाद 6 से 7 और 7 से 8 में वो पहली और दूसरी पास करेगा। इस प्रकार ये पहले 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं। फिर 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 में वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा पास करेगा, कक्षा 3 से 5। उसके बाद 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14, 6, 7, 8 यानी कि 11 से 12 वर्ष की उम्र में कक्षा 6, 12 से 13 वर्ष की उम्र में कक्षा 7 और 13 से 14 वर्ष की उम्र में वो कक्षा 8 पास कर लेगा। इस प्रकार वे फिर इसके आगे जो वापस +4 लिखा हुआ है वो ये कहता है कि 14 से 15 कक्षा 9, 15 से 16 कक्षा 10, 16 से 17 कक्षा 11 और 17 से 18 में वो कक्षा 12 पास कर लेगा। इस प्रकार ये नई शिक्षा नीति का स्वरूप है 5+3+3+4। ये शिक्षा का स्वरूप है नई शिक्षा नीति 2020 का। और इसी NEP 2020 में ही इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने निपुण भारत मिशन की स्थापना की। इसके अंतर्गत अब निपुण भारत मिशन का क्या लक्ष्य है? निपुण भारत मिशन का भी यही लक्ष्य है कि भारत का प्रत्येक बच्चा गतिविधि आधारित शिक्षा पढ़े और पक्का सीखे। वह स्कूल में आकर के परेशान न हो, बिना झिझक और बिना भय के, अध्यापक से डरे न हो, बड़े प्यार से सीखें और गतिविधि आधारित शिक्षण से सीखें। यहाँ पर बालक के लिए बिल्कुल भी सजा का प्रावधान नहीं है। उसको आपको प्यार से उसे पढ़ाना है और गतिविधि के आधार पर ही उसे सिखाना है, यानी कि बालक खेल खेल में सीखे। तो NEP 2020 में निपुण भारत मिशन की जो स्थापना की गई साथियों, उस निपुण भारत मिशन के विकासात्मक लक्ष्यों को की पूर्ति करने के लिए कौन कौन से आयाम आगे हमें काम में लेने पड़ेंगे, शिक्षा के कौन कौन से नए आयाम है, वो साथियों ये हैं। जैसे पहला इसका यह है FLN प्रशिक्षण जो है वो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आएगा। ABL जो है RTE, RTI, CCE, CCP, SIQ, TLM, SMC, SDMC, LSRW, NCF 2005, RKSMB के जिसका हमने ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो, और RKSMB के ऐप। ये इतने सारे जो प्रावधान हैं, इतनी सारी जो शिक्षा के लिए आयाम आए हैं, ये सब निपुण भारत मिशन की स्थापना को पूरा करेंगे साथियों। अब हम इनमें एक एक चीज़ को जानते हैं। FLN का पूरा जो अर्थ है वो है फाउंडेशन। FLN का पूरा जो अंग्रेजी में नाम है वो है फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी। साथियों इसके बारे में मई और जुलाई में 2022 में शानदार प्रशिक्षण हर ब्लॉक में राजस्थान में आयोजित किए गए और इनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बालक बालिका को बुनियादी अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा गतिविधि आधारित शिक्षण पर ही दें। बालक के मस्तिष्क को पहचानें। मूल भावना FLN का यही है कि यदि हम बालक को समझ गए तो फिर हम आसानी से हमारे कार्य कर लेंगे, यानी कि बालक को गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा ही उसे पढ़ाना है। और FLN प्रशिक्षण ये बार बार होगा साथियों। इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताई गई कि यहाँ पर व्यक्ति को बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान अच्छी तरह से यदि हो जाए, बालक की यदि पूर्व प्राथमिक शिक्षा अच्छी हो जाए, वो अच्छी तरह से पढ़ जाए, तो आगे जाके उसे कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो निपुण भारत मिशन का जो पहला जो लक्ष्य है वो FLN फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है। इस पर हमें विस्तार से काम करने की आवश्यकता है और गतिविधि के आधार पर ही हम इस पर काम कर सकते हैं। तो साथियों ये रहा हमारा पहला जो है निपुण भारत मिशन का पहला लक्ष्य FLN प्रशिक्षण, जिसको हमने बहुत अच्छी तरह से लिया और हमें इसी पर काम करना होगा। इसके बाद हमें उसी FLN में ही हमें बताया गया ABL किट के बारे में। साथियों शायद यहाँ पर थोड़ी चूक ही है कि ABL की जितनी भी सामग्री है, एक्टिविटी बेस्ड ऑफ लर्निंग, इसका वास्तविक अर्थ हम जब तक नहीं समझ पाएंगे
तब तक ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ हम ABL को सिर्फ शिक्षण का पिटारा, शिक्षण सामग्री का पिटारा ही समझ कर रह गए कि हाँ इसमें ऐसे सामान है। नहीं, इसको ऐसे नहीं समझे, इसको ऐसे समझेंगे कि इसका नाम से ही स्वाभाविक, इससे नाम से ही लग रहा है एक्टिविटी बेस्ड ऑफ लर्निंग। ये भी एक तरह का प्रशिक्षण ही है। उस किट में जितनी भी सामग्रियां हैं वो गतिविधि के आधार पर ही हैं। कोई सा भी यदि हम जिस भी उसमें से शिक्षण सामग्री को हम निकालें तो देखते से हमें गतिविधि याद आती है। अर्थात बच्चे भी इससे प्रशिक्षित हो रहे हैं। बच्चे के जैसे शेर का मुखौटा लगाया उसमें से निकाल के, तो बच्चा शेर की आवाज़ कर रहा है, खुद एक्टिविटी कर रहा है। बच्चे ने वहाँ से यदि किसी शब्द के प्लेस कार्ड उठाए 10-5, तो उसको पढ़ करके वो उसे बोर्ड पर लिख रहा है, क्रिया कर रहा है। गिनती के फ्लैश कार्ड उसने उठाए तो वो उसको पढ़ करके दूसरे को बता रहा है। तो ये ABL किट है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हम ओनली बक्सा नहीं माने, इसको प्रशिक्षण माने। ऐसे हमारे स्टॉक रूम में या हमारे लाइब्रेरी में जहाँ भी हमने उसको रख रखा है, तो एक तरह से वो हमारे लिए प्रशिक्षण है, हमें प्रेरित करता है। वो जैसे हम उसको देखते हैं तो उसके अंदर जितनी भी सामग्री है वो देखते से ऐसा लगता है कि कोई हमें प्रशिक्षण दे रहा है, एक दक्ष प्रशिक्षक। मैं तो ये कहूँगा कि ABL किट जो है वो हमारे स्कूल में एक दक्ष प्रशिक्षक है। जैसे हम उसको खोलें तो उसमें से एक तरह से कोई व्यक्ति बोलता है, ऐसी चीज़ें उसमें निकल के आती है। तो हम ABL किट की महत्वता को समझें कि यह बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, व्यक्ति की स्कूल में अध्यापक के लिए बहुत बड़ी सहायता है। आप अपने अभी हमने जो इसमें RKSMB के प्रशिक्षण में जो समूह बनाए, पहला समूह और दूसरा समूह, वहाँ पर हम उन चीज़ों को डालकर तो देखें उन बच्चों के अंदर। जैसे हम डालेंगे बच्चे वैसे ही क्रियाशील हो जाएंगे। तो ABL किट एज ए दक्ष प्रशिक्षक हैं, उसकी सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से काम लें तो बच्चे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ जाएंगे। और ये हमारी NEP 2020 के लक्ष्य को बहुत अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्ण पूरा करता है। इसके बाद आता है RTE और RTI। यहाँ मैंने लिखा है ये साथियों, RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009। साथियों, ये बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि हर बच्चे को अब यह अधिकार मिल चुका है कि पढ़ना उसका अधिकार है। माँ बाप भी अब उसको नहीं रोक पाते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह समझना पड़ेगा कि अब हमारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल चुका है। बच्चे स्कूल जाएंगे, अब वो गाय भैंस नहीं चराएंगे। यदि कोई बच्चा गाय भैंस चरा रहा है, गाँव में खेल रहा है, इधर उधर कार्य कर रहा है, तो वो बहुत गलत है और कानून का उल्लंघन है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को ये समझना पड़ेगा कि बच्चे को अब बाल शिक्षा अधिकार, अनिवार्य शिक्षा अधिकार मिल चुका है, अतः उसको स्कूल भेजना पड़ेगा। तो ये चीज़ व्यक्ति जब समझ जाएगा तो बच्चे अपने आप ही स्कूल में रुकेंगे और हमें समझाना चाहिए। दूसरा है इसी का स्वरूप RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका भी हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, ये 2005 में लागू हुआ, तो कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की सूचना मांग सकता है। तो RTE और RTI में भी हमें इसका अर्थ अच्छी तरह से हमें याद होना चाहिए। 2020 NEP 2020 का जो लक्ष्य है, एक और चीज़ ये हमारे जो सामने में बता रहा हूँ CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। साथियों, एक ऐसा बिंदु है जो लगभग लगातार चलता है। ये स्कूल में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों का हमेशा होता है। बच्चों को आप पढ़ाते हैं और जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाएं तो उस पर बराबर हमारी नज़र होना चाहिए छात्रों पर कि कौन सा बालक किस रूप में कैसे बैठा है। तो मूल्यांकन की सततता का आशय लगातार और निरंतर चलने वाली एक ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया शिक्षण के दौरान सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा और नियोजन आदि से सीधी जुड़ी हुई है। व्यापकता का मतलब हो जाएगा कि मूल्यांकन की व्यापकता में मूल्यांकन के क्षेत्रों में तरीकों की व्यापकता अंतर्निहित है। यहाँ विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले अवसरों, तरीकों व अनुभवों में देखी जा सकती है ये CCE। इसके बाद जो है वो है CCP। ये भी हमारे निपुण भारत की एक बहुत बड़ी
चीज़ को पूरा करता है CCP, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा पहले शिक्षा केंद्रित थी। जैसे ही बच्चा क्लास में, हम जब पढ़ते थे तो जैसे ही बच्चा क्लास में आता था तो अध्यापक जी सीधे पूछते थे, बताइए प्रश्न का उत्तर, क्यों नहीं याद हुआ ये। और जब हमें याद नहीं होता तो गुरुजी हमसे बोल देते थे कि इसको रट के लाना है। यानी कि शिक्षा केंद्र थी कि आपको ये सीखना ही है। शिक्षा कैसे भी, बालक कैसे भी उसको सीख करके आना, रटना पड़ता था। लेकिन अब चाइल्ड सेंटर पेडागोजी ये कहते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा, अब आप बालक को केंद्र मानेंगे। यदि बालक उसको ऐसे नहीं सीख पा रहा तो उसको खेल के माध्यम से सिखाइए, उसका मस्तिष्क पढ़िए कि उसका मस्तिष्क क्या कह रहा है। तो शिक्षा केंद्र न होकर के बालक केंद्र हो गया अब, और हमें बाल केंद्रित शिक्षा देना चाहिए। इसके बाद SIQ भी इस लक्ष्य को पूरा करता है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहल, यानी राज्य की पहल। हर बच्चे को हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है। ये भी इसका एक लक्ष्य पूरा करता है, NEP 2020 का। इसके बाद जो TLM है, टीचर लर्निंग मटेरियल, शिक्षक अधिगम सामग्री, यह भी हमें क्लास के दौरान काम में लेना चाहिए। SMC SDMC, शाला प्रबंधन समिति अथवा शाला विकास एवं प्रबंधन समिति, यहाँ पर ये एक ऐसी संस्था है विद्यालय में जिसका हम विद्यालय के प्रत्येक क्षेत्र में काम ले सकते हैं। विद्यालय में छोटी मोटी कोई सी भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की विद्यालय में किसी संसाधन की यदि कमी है तो हम आराम से शाला प्रबंधन समिति की बैठक बुलाकर उस कमी को हम भामाशाहों के द्वारा पूरा कर सकते हैं। तो जितना हो सके SMC और SDMC के सदस्यों का भी हम विश्वास जीतें और उनको हमारे स्कूल के प्रोग्राम कार्यक्रमों में शामिल करें। हमारी जो समस्याएं हैं वो बहुत कम हो जाएगी। इसके आगे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, LSRW, लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। बच्चा पहले सुनेगा और जब वो सही साठ सुन लेगा तो फिर बोलेगा भी सही, और सही बोल लेगा तो फिर वो पढ़ेगा, और सही पढ़ लेगा तो फिर वो लिख भी लेगा। तो हमें बच्चे के सामने उसकी मातृभाषा में उसे बात करें। जब तक हम बच्चे को मातृभाषा से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो समझ नहीं पाएगा, और मातृभाषा से जोड़ते हुए हम उसको यदि हिंदी सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा। उसकी मातृभाषा में वो किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरह से सुनेगा, और सुन लेगा तो बोलेगा, और बोलेगा तो फिर पढ़ेगा, और पढ़ लेगा तो लिख भी लेगा। तो LSRW जो फॉर्मूला है इस पर हमें विशेष ध्यान देना है, और यहाँ पर इसका मातृभाषा का हमें विशेष ध्यान रखना है। NCF 2005 जो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा थी, इसे भी हमें समझना चाहिए अच्छी तरह से। इसके बाद हम लोगों ने अभी जुलाई माह में जैसे ही ये प्रशिक्षण लिए FNL के, उसके बाद हमारी एक ऑफलाइन ट्रेनिंग हुई थी PO स्तर पर RKSMB के, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। और यहाँ पर उस ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने वो बेसलाइन भी ली, जिसमें हमें समूह का निर्धारण किया है बेसलाइन के माध्यम से, समूह 1 और समूह 2। ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम का पहला चरण था और हमने पहली बार इस पर काम किया। अब यहाँ पर वर्तमान में जो चल रहा है RKSMB के ऐप, ये ऐप इतना शानदार है, मैंने फर्स्ट में इसी को विषय चुना था कि क्यों आवश्यकता हुई RKSMB के ऐप की। साथियों, इतना शानदार ऐप है कि इसमें बच्चों के हमें जो टेस्ट पेपर लेने हैं वो भी हमें ऑनलाइन मिल रहे हैं। वहाँ से हम इनको डाउनलोड कर बच्चों को देने हैं, और फिर वापस बच्चों से इनको करवा कर वापस बिना जांचे ही इनको साइट पर अपलोड करने हैं। यानी कि हमारा बहुत सारा काम कम हो गया कि हमें न तो कॉपियाँ जांचनी पड़ रही है, नहीं हमें कोई उसके एक्स्ट्रा कोई ऐसा परीक्षा प्रविष्टि तैयार करना पड़ा है। यहाँ पर बच्चे का सीधा मूल्यांकन हो रहा है और बच्चे को पता भी नहीं लग रहा है, और हमें पता ये लग जाएगा कि कौन सा बच्चा कितना सीखा है। ये आराम से हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि RKSMB के ऐप जो आया है, ये भी शिक्षा में एक तरह का नवा आचार है, और शानदार नवा आचार है। इसको हमें समझने की आवश्यकता है, और हम इसे अच्छी तरह से समझें और इस पर काम करें। तो पूरे वीडियो में हमने जितने विषय देखे हैं 14-15, ये सब NEP 2020 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हैं, क्योंकि
समय समय पर शिक्षा में नवाचार होना जरूरी है, और जब नवाचार होता है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है और एक शानदार वातावरण भी शुरू होता है विद्यालय के अंतर्गत। तो ये चीज़ें हमने अच्छी तरह से जानी। इसके बाद एक और चीज़ इसमें ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे, कि यहाँ जो ये दी गई है इसमें लिखा है स्पष्ट, फ़ोटो अपलोड करते हुए हम क्या ध्यान रखें इसमें, कि विद्यार्थी का फ़ोटो उसमें अपलोड ना करें, गलत विषय का चयन न करें, और अन्य पुस्तिका का फ़ोटो भी उसमें अपलोड नहीं करें। इसके आगे और भी इसमें बताया गया है कि जो भी हमारी कापी हो उसके जो फ़ोटो वो धुंधला न हो, और पेपर के बंडल को एक साथ ना रखें, और उत्तर पत्रकों को स्वयं नहीं जांचें। इसमें एक चीज़ और ये सामने आई है। तो साथियों, ये थी छोटी जानकारी आपके लिए, लगता है मुझे कि निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगी आगे जाकर के। और हर प्रशिक्षण में आपको ये जितनी भी मैंने 14-15 चीज़ें बताई ये आपका बहुत साथ देगी, और मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें, और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।